प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटर नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, पीटीटी, जीआरसी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने आधुनिक काल कविता विधा से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिया है। ये धांसू नोट्स सर फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं बता नहीं सकती कितने महत्वपूर्ण हैं ये। ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे सकती थी, लेकिन क्या है कि इसमें प्रश्नोत्तरी का आंसर नहीं दिया गया है ना? इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको 2, 3, 4 दिन के अंदर ही मैं जो आपको ये दिख रहे हैं 216 पेज का, है ना? 216 पेज का 44 पेज का हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसको मैंने लिया नहीं है, उसको पढ़ा दूँगी। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध सभी विधाएँ हैं, इकाई 1 भी है, बहुत बेहतर दिया है ना? ये लाने का मोटिव क्या है? ये प्रश्नोत्तरी लाने का मोटिव मेरा ये है कि आप ऐसे प्रश्नों की ओर ध्यान ना दें कि जो अगले 20 वर्षों तक कभी ना तो आए हैं और ना कभी आएँगे, है ना? उन प्रश्नों की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें जो आते गए हैं, जिनको आने की संभावना रहती है, जो महत्वपूर्ण है, आप इनमें देखेंगे। आप कोई भी पेपर उठा के दें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लें, पीएचडी एंट्रेंस का देख लें, आप चाहे जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी, सेट किसी भी स्टेट के सेट का देख लें, है ना? ये इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं रचनाकारों से, इन्हीं काव्यकारों से, इन्हीं जो ये रचनाकार हैं, इन्हीं से प्रश्नोत्तरी बनने के चांस रहते हैं। तो वही मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप भ्रमित ना होएँ फ्रेंड्स। अब इन्हीं को, जैसे आप ठाकुर जगमोहन सिंह को अच्छे से पढ़ लें, बद्रीनारायण इनको पढ़ लें, राधा कृष्णदास को पढ़ लें, त्रिधर पाठक को पढ़ लें। जितने भी ऑप्शन में आते जाएँगे उनको गौर करना, ठीक है? राइट आंसर गौर करना ही साथ-साथ जो ऑप्शन में आएँगे उनको गौर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? तो श्रीधर पाठक, है ना? अब इनको सबको पढ़ना है आपको, ठीक है? सभी को पढ़ना है, उनका जीवन परिचय पढ़ना है, उनकी सभी रचनाएँ पढ़नी है, उन्होंने उनको कौन-कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये पढ़ना है। आचार्य शुक्ल ने इनके संबंध में क्या-क्या कथन व्यक्त किए हैं, ये पढ़ना है ना? बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत छोटी-सी वीडियो बनाऊँगी, है ना? केवल 50 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे आज हम। आगे देखते हैं कि हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त हैं। आगे देख लेते हैं कि किस कवि को आधुनिक हिंदी का बापू कहा गया है ना? कौन-सा कवि है जिसको आधुनिक हिंदी का बापू कहा गया है? तो इसका आंसर सभी मित्र देंगे, है ना? इसका आंसर सभी मित्र देंगे। इसका जवाब कमेंट में मैं दूँगी, पक्का दूँगी। आप बताना मुझे किसको इस प्रश्न की जानकारी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ हैं 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। अगला प्रश्न आता है कि पावस पचासा सुकव सत्सई के रचयिता कौन है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है अंबिका दत्त व्यास है। नंबर सही है। अब आपको इन्हें पढ़ना है, इन्हें पढ़ना है, इन्हें पढ़ना है ना? आगे देख लेते हैं इनमें से कौन-सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है ना? कौन-सा वो कवि है जो 2 युगों के अब यदि आपने फ्रेंड्स आपने अ, रीतिकाल, आधुनिक काल का भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद आपने पढ़ा है, तो इसका आंसर आपको पता है ना? 94 का आंसर सभी मित्र देंगे कि संधि काल पर कौन अवस्थित है? गुप्त जी हैं, सनेही जी हैं, हरिअयोध्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सभी इनके जन्म काल जैसे ही आप देंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना? कौन-सा कवि है जो 2 युगों की संधि पर अवस्थित है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है मौर्य विजय के रचयिता का नाम बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है स नंबर राइट है, सिया राम चंद्र गुप्त का है। मौर्य विजय का जो प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी है। अब आपको ये जितने कवि दिख रहे हैं ना, इन्हीं का डीप अध्ययन करना है ना? इन्हीं का डीप अध्ययन करना है, कहीं भागना नहीं है। ये इसके जितने प्रश्न हैं सभी मैं करवा दूँगी। उनसे जैसे हम उपन्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन-कौन उपन्यासकार हैं जिनका अध्ययन आपको करना है ना? कहानी पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे हिंदी भाषा को हम पढ़ेंगे। इकाई 1 का कुछ मित्र कह रहे हैं कि मैम इकाई 1 की वीडियो ला दीजिए, तो उन्हीं को आप देख रहे हैं जो ऑप्शन में मिलेंगी, है ना? और ज़्यादा कहीं से पूछा नहीं जाता फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप ज़्यादा भ्रमित ना होवें। मैं बार-बार ग्रुप में डालती रही हूँ कि उतने ही पढ़िए किताब, जितने आपके पढ़ने के काबिल हैं और जितना आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, है ना? ढेर सारी किताबें जमा करके ना दुकान जमा जमा मत करिए। ठीक है, किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो महादेव वर्मा को। अगला देख लेते हैं प्रकृति के सुकुमार का विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है ना? तो हमको पता है पंत जी हैं, है ना? अगला देख लेते हैं, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? तो कौन है? पांडे जी हैं। अब आपको पंत जी, वर्मा जी, निराला को इतने अच्छे से रट लेना है कि इनका कोई भी तथ्य आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है? आगे देखते हैं यामा किस रचनाकार की कृति है? तो वर्मा जी की है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या आता है कि प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियाँ हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर अगला देख लेते हैं
अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? अब इसका आंसर सभी मित्र देंगे, सभी मित्र इसका देंगे। भारत भारती, जय भारत को, काबा करबला को, इनको आपने पढ़ा है, कुछ तथ्य या आपने इनके संबंध में जो भी पढ़ा है, इसका आंसर सभी मित्र देंगे। आगे देख लेती हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस कवि ने मैंने में शैली अपनाई का दावा किया? किस कवि ने मैं शैली का दावा किया है? निराला जी, प्रसाद जी, बच्चन जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी, है ना। सभी सभी मित्र इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए मैंने सभी को पढ़ा, पर इसका मैं श्योर नहीं हूँ फ्रेंड्स, इसका तथ्य मुझे मिला नहीं, बाकी के तो सभी तथ्य मुझे मिलते चले गए। इसका मैंने सर्च किया तो मुझे मिला नहीं। मैं शैली अपनाई थी बच्चन जी ने, मुझे ऐसा थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, पर ऐसा मुझे लगता है बच्चन जी को, जहां तक मैंने पढ़ा है ना। या फिर मैं निराला, दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ, निराला जी है कि बच्चन जी, आप बताना मुझे थोड़ा सा, यदि किसी को आता है, किसी के पास ये प्रश्नोत्तरी यदि आपने पढ़ा है तो। बाकी तुक्का मार के मत बताना, सच बताना जो आता है तो। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है निराला जी हैं। अगला देख लेते हैं, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है? तो कामायनी है। अब कामायनी को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है ना, कामायनी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। इसका चित्राधार को, झरना को, इसका प्रकाशन वर्ष बिल्कुल रट के रखिए। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? तो दिनकर जी ने। अब आपको पांडे, चतुर्वेदी, इनको पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़नी है, इनका जन्म समय याद रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो झांसी की रानी। फिर अगला देख लेते हैं, किस कवि को सहजता का कवि कहा गया है? तो हमारी जो यहाँ पर सहजता का कवि फ्रेंड्स, हाँ, किस कवि को कहा गया है? मिश्र जी को, पाठक जी को, जगन्नाथ रत्नाकर जी को, या जैन जी को? तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा डाउट थी कि किसको सहजता का कवि कहा गया है। मेरे हिसाब से भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, पर और कोई मित्र हो जिनको मतलब सही आंसर इसका पता हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बाकी मेरा आंसर आ नंबर ही राइट हो रहा है। आगे देखते हैं, महादेव वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? तो 4 कृतियां सम्मिलित हैं। और देख लेते हैं आत्मजयी का, अच्छा, इस 50 प्रश्नों में 30 या 35 प्रश्न ऐसे हैं जो नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं, 40 प्रश्न ऐसे हैं जो नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। आत्मजयी का रचनाकार बताना है तो कौन है? हमारा करेक्ट आंसर है कुंवर नारायण। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। अब देखिए आपको इन सबको देखना है फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ, ये प्रश्न लाने का केवल यही मकसद है कि आपको दिखा दूं। अच्छा, इस प्रश्न का थोड़ा, ये प्रश्न ही गलत है। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है ना, थोड़ा प्रश्न ही डाउट है, इसको छोड़िए। प्रश्न है बताया है, और सभी मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, दिशा निमंत्रण, इसको छोड़िए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका कौन बताएगा? जो भी हमारे मित्र हैं इसका जवाब देने की कोशिश करें 12 नंबर प्रश्न का, ठीक है। प्रसाद पंत, नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, या फिर वर्मा जी। अगला है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आधुनिक हिंदी में रामचरितमानस है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अब रामचरितमानस तो है, बाकी इसको तो पढ़ना है। अब अंधा युग, साकेत, बरबन और रामायण को भी आप देख लेना। अगला है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन, इसका आंसर सभी मित्र देंगे, ठीक है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह भी कविता की मुक्ति होती है। इस प्रश्न का आंसर, यह कथन किसका है? निराला का, शुक्ल जी का, पंत जी का, या फिर चतुर्वेदी जी का? सभी लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। सभी मित्र इसका आंसर देने के लिए तैयार रहना, है ना। अगला है, उर्वशी के रचनाकार का नाम सभी को पता है, दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, चुगते चौगते चोखे चौपदे किसकी काव्य कृतियां हैं? हरिऔध जी की हैं। अब आप फिर से देख लेना, इन सबको जो भी ऑप्शन में आए हैं, इनकी रचनाएं देखना है, इनका प्रकाशन वर्ष देखना है, इनकी कुछ विशेषताएं देखना है। इनमें क्या विशेषताएं हैं इन कवियों में? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो राष्ट्र कवि हैं गुप्त जी। अगला देख लेते हैं, किस कवि ने गांव गांव, घर घर घूम फिर कर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उसमें कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है रामनरेश त्रिपाठी है, ठीक है। ब नंबर राइट है।
अगले देख लेते हैं, छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका लेख माला लिखी थी? करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर है, मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है, रोबम सब मिल आवहं भारत भाई, यह पंक्ति किसकी है? तो भारतेंद्र जी की। अगला देख लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? परिप्रवास को। अगला प्रश्न आता है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? बड़ी सरल पंक्ति है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, 7 नंबर करेक्ट है, गुप्त जी। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हरिऔध जी किस युग के कवि हैं? इसका आंसर सभी को बताना है। ठीक है, हरिऔध जी किस युग के कवि हैं? सभी मित्र इसका आंसर देंगे 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है ना, कि भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, सभी लोग इसका आंसर देना। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? है ना, वो कौन से हैं जिन्होंने खड़ी बोली के साथ? अब देखो ये भी प्रश्न थोड़ा डाउट है मुझे भी। अब मैंने सर्च सबको सर्च किया, इन्होंने खड़ी बोली ब्रजभाषा में किया है, इन्होंने भी खड़ी बोली ब्रजभाषा में किया है, क्योंकि इनका जो रस कलश है वो ब्रजभाषा में है फ्रेंड्स। रीतकालीन इनकी एक कविता है रस कलश, वो ब्रज भाषा में है। इनको भी ब्रज भाषा में मैंने देखा, रचनाएं हैं इनकी भी है। तो मैं बड़े बड़े डाउट में थी। ठीक है, अभी इसका आंसर में तो खुद भी डाउट हूँ 25 नंबर का। चलो, मैंने इनका पढ़ा, सबका जीवन परिचय पढ़ा मैंने, इनकी जो कुछ काव्य कृतियां हैं उनको भी देखा, पर सभी में मैंने देखा कि ब्रजभाषा तो आ रहा है। अभी देखते हैं क्या होगा। कुछ जो महारथी हैं हमारे पास भी, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, पूछ लूंगी उनसे। अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है? तो वर्मा जी की है। आगे देख लेते हैं, गीत फरोज किसकी रचना है? तो मिश्र जी की है। जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला जी की। अब इनको आप बड़े गौर से पढ़ना फ्रेंड्स। ठीक है, सबको बड़े ध्यान से पढ़ना है। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं होती? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अगला देख लेते हैं, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो जूही की कली है। जूही की कली को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से पढ़ना। किस पत्रिका में छपी है? कौन सी पत्रिका ने इसको छापने से इनकार कर दिया था? या फिर कुछ कथन है महाविषाद द्विवेदी के जूही की कली के संबंध में, वो भी आप देख लेना। आगे है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो ये पंत जी की है। ठीक है, पंत जी की है। अब आगे देख लेते हैं, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? सभी मित्र इसका आंसर देंगे। ठीक है, 33 का सभी लोग आंसर देंगे कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं। ठीक है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे। आगे आता है, अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी किसकी कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आरंभ सही है, यशोधरा से ली गई है पंक्ति है, गुप्त जी की है। ठीक है, यशोधरा से ली गई पंक्ति है। अगला है, सांध्य काकली के रचयिता का नाम बताना है। तो सांध्य काकली किसकी है? द नंबर करेक्ट है, निराला जी की, 1969 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सांध्य काकली 1969 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न आता है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो दिनकर जी की है। अब कुरुक्षेत्र के को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कुरुक्षेत्र के विषय में सब कुछ बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। आपने देखा ना, महत्वपूर्ण ही पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी से अवगत नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम इन्हीं प्रश्नों को आप गलत करके आ जाते हैं। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। अब सरोज स्मृति को के संबंध में क्या क्या तथ्य इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो वो है निराला जी। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? भारतेंद्र जी की है। अगला देख लेते हैं, सुमित्रानंद पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर सभी मित्र देंगे। यदि आपने हिंदी आलोचना को पढ़ा है बड़े गौर से तो उसका आंसर आप सभी मित्र दे पाएंगे। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो चिरगांव झांसी में। अगला प्रश्न आता है कि निराला से बढ़कर स्वतंत्रवादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, कथन किसका है? शुक्ल जी का, वाजपेयी जी का, रामविलास शर्मा जी का, हजारी द्विवेदी जी का। तो ये एक दो बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैंने शुक्ल जी के अभी वीडियो आपके कथन डाल रहे हैं, वहां पर इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। यदि आप जानते हैं तो भी आप इसका आंसर देने के लिए तैयार रहें, दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता है, खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? निराला की, पांडे की, पंत की, या ये भी ग्रुप में मैंने एक दो बार डाला है फ्रेंड्स इसका 44 नंबर प्रश्न का। तो उम्मीद करती हूँ आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अंग्रेज राज सुख साठ सबे सब भारी, ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंद्र जी की। अगला प्रश्न आता है, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत रही? तो सुभद्रा ये है, हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, ये द नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं,
अगला प्रश्न हमारे हमारे पास आता है, माफ कीजिए थोड़ा सा, इसका आंसर एक मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे बाल कृष्ण शर्मा नवीन है। ठीक है, नवीन की रचनाएं हैं जो कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम पर के दौर पर प्रेरणा स्रोत रही हैं। अगला है, सियाराम शरण गुप्त के किस विख्यात कवि के अनुज हैं? तो मत्स्य शरण गुप्त के हैं। अगला है, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, वीर काव्य, खंड काव्य है ना? तो इसका भी आंसर आ नंबर करेक्ट है, प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत रिपीट होता है ये प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि किसके नवीन छंद को देखकर रबर चंद्र कहकर मजाक उड़ाया गया था? तो निराला जी, है ना। इतने भयंकर प्रश्न है फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी विधाओं से। यहाँ पर केवल आपको इनके चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, 51 से अगला अगला पार्ट लेकर आऊंगी, 51 52 जो भी है, इतने कमाल के प्रश्न है ये कि क्या बताऊं मैं, है ना। आंखें खुली खुली रह जाती हैं। कभी कभी आपको लगेगा ये कहाँ से पढ़ा हमने, कहाँ से मिलेगा ये प्रश्न का आंसर। इसका आंसर कहीं भी है नहीं। मैं मुझे मुझे सब सर्च करना पड़ता है, मैं सबको पढ़ती हूँ। ठीक है, सभी प्रश्नों को मैं पढ़ पढ़ कर ला रही हूँ, है ना। आप परेशान न हो, इन सभी वीडियोस को मैं ला दूंगी जल्द ही। मैं कोशिश करूंगी 4-5 दिन के अंदर ये 216 पेज का जो ये प्रश्न है आपके सामने उपस्थित हो जाए। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबका मुझे उत्तर सर्च करना है। इसके बाद क्या जाता है, कहानी विधा। ठीक है, इतना हम करने के बाद कल एक वीडियो उसका लाऊंगी, इसके बाद हम कहानी विधा करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी करना है। वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो उधर है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से ये प्रश्न उत्तर मेरे पास काफी अच्छे हैं। इकाई एक के भी प्रश्न काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो बस अभी पे विदाई लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो प्रश्न आपसे आते हैं, मैंने कहा है उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में, नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, नहीं आता तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएं, बेझिझक लगाएं, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।